हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, नवंबर के हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है। मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक इसका पार्ट 2 मिल जाएगा और फिर हमारे ये नवंबर तक के करंट अफेयर्स हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जनवरी से जून की जो घटना सार के वीडियोस हैं, एक अलग प्लेलिस्ट है, वो देखनी है। फिर ये मंथली करंट अफेयर्स देखने हैं जो आपको जून से लेकर पूरे अब ये नवंबर तक मिल जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, तो ये आपको ये 2 प्लेलिस्ट देखनी है। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है, जिसका नाम अब हो गया है प्रिपेयर विद अच्छा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके करंट अफेयर्स होलिस्टिक हो जाएंगे। जो भी चीज़ मुझे मिसिंग लगेंगी तो एग्ज़ाम के दिन से पहले तक मैं टेलीग्राम चैनल पर बताती रहूँगी। ठीक है, तो आपको उसको फॉलो करना है, ध्यान से कर लीजिएगा। आइए अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, ध्यान से सुनिएगा ताकि रट जाए। ठीक है, मैप में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। तो दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हुई। दिल्ली में एक हुई ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस, 91st जनरल काउंसिल ऑफ NCDC। अब ये NCDC क्या होता है? NCDC हो गया हमारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये नीचे इसका यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो NCDC की 91st जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, यहाँ पर जनरल काउंसिल ऑफ NCDC का आयोजन हुआ। उसके बाद 13वां UNGGIM। UNGGIM का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक मीटिंग। तो UNGGIM मैनेजमेंट के बाद ये ऊपर सेंटेंस हो जाएगा पूरा, एशिया पैसिफिक मीटिंग। तो 13वीं UNGGIM एशिया पैसिफिक मीटिंग कहाँ हुई? हमारी दिल्ली में हुई। उसके बाद ICA का ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। ठीक है, दिल्ली में इसी के साथ जो अगला साल है हमारा, उसकी भी शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स की शुरुआत हुई, उसका शुभारंभ कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से ही हुआ। ठीक है, 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। फिर पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। 43वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये भी हमारा दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल काउंसिल ऑफ NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, 13वीं UNGGIM ग्लोबल जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक मीटिंग। उसके बाद ICA का ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुई, पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई, 43वीं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुई। ठीक है, ये हमने दिल्ली में देख लिया। फिर हम थोड़ा सा नीचे आए, असम में ये जो काजीरंगा है, यहाँ पर 12वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन हुआ। क्या हुआ? 12वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। ठीक है, उसके बाद बिहार में महिला संवाद शुरू किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये महिला संवाद सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। ये जो है, अब ऐसे याद रखना है, वहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ापन है तो महिलाओं से संवाद कम होता है, तो ये महिला संवाद बिहार में लाई गई योजना है। उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा फॉलो किया होगा न्यूज़ को, तो ये झारखंड और महाराष्ट्र में हमारे इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितनी सीट्स हैं ये हमको पता होना चाहिए, यानी कि विधानसभा में। तो झारखंड की विधानसभा में है 81 सीट्स, 81, और महाराष्ट्र की विधानसभा में कितनी है? 288 सीट्स। ठीक है, और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हेमंत सोरेन। और महाराष्ट्र में अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है, फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं वो लोग, तो हमें उससे पॉलिटिक्स वाले पार्ट से मतलब नहीं है। फिलहाल ये जो हेमंत सोरेन है, ये मुख्यमंत्री किसके हैं? झारखंड के। ठीक है, और उसके बाद झारखंड की एक और न्यूज़ है, झारखंड में कंपेंडियम ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का भी आयोजन किया गया। कंपेंडियम ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद ये जो हेमंत सोरेन है, इनकी पार्टी भी देख लेते हैं। ये है JMM, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये JMM के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, फिर ये आता है हमारा ओडिशा। ओडिशा में चलते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या हुआ? भुवनेश्वर में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ DGs इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस आयोजित की गई। ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में क्या हुई? ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ DGs एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस।
ठीक है। फिर हम आ जाते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के हम चलेंगे, ये तेलंगाना है। तेलंगाना के हैदराबाद में क्या हुआ, लोक मंथन। तेलंगाना के हैदराबाद में भव्य नगर में लोक मंथन का आयोजन हुआ। ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है और ये कल्चरल फेस्टिवल भी है और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि कुल मिलाकर कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है। उसके बाद एक हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम है टेक मी टू स्पेस। ये हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये क्या लॉन्च करेगी, ये लॉन्च करेगी इंडिया का पहला फर्स्ट एआई इन स्पेस। ठीक है, भारत का पहला एआई इन, ये इन लिखा है, स्पेस में भारत का पहला एआई लॉन्च करेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी टेक मी टू स्पेस ने किया है। उसके बाद सॉरी, ये जो है ये एआई नहीं, ये एआई लैब होगा, इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना। ये फर्स्ट एआई लैब इन स्पेस लॉन्च करेगी। ठीक है, क्या टेक मी टू स्पेस ये जो कंपनी है ये भारत का पहला एआई लैब लॉन्च करेगी स्पेस में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद तेलंगाना का एक अगला पॉइंट ये है कि तेलंगाना 100% टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा है ईवीज पर। तो ये पॉइंट यहाँ पर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस में कोट करने के लिए हो जाएगा। चलो, उसके बाद ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कहा है कि हम लेकर आएंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर भी ग्रीन की बात आती है तो वहाँ पर एनवायरनमेंट से जोड़ लिया करिए। फिलहाल वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये मैंने श्रीलंका का भी एक चीज़ यहाँ पर लिख दी है, वो अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये केरला देख लेते हैं। केरला में 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हुई हैं। सबसे पहला न्यू कैटल इंश्योरेंस स्कीम लेकर आए हैं ये। उसके बाद 35वीं ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ट्राई सर्विसेज आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो ये कोची में हुई। फिर कोची में ही IBM कंपनी ने जेन एआई सेंटर लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, जेन एआई सेंटर कोची में। तो कोची में 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो तीनों सेनाओं की कॉन्फ्रेंस हुई है और तीसरी हुई है यहाँ पर IBM के द्वारा जेन एआई का केंद्र यानी कि सेंटर लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये पड़ता है हमारा यहाँ पर गोवा। गोवा में क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने एक DAT C इवेंट अटेंड किया और इन्होंने INS विक्रांत में समय व्यतीत किया। ठीक है, तो INS विक्रांत में रहकर इन्होंने DAT C का इवेंट जो है वो अटेंड किया। यहाँ पर INS विक्रांत वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट आता है महाराष्ट्र का 288 विधानसभा सीट्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के पुणे में 2025 की आर्मी परेड होगी। वैसे तो आर्मी परेड हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना होती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पुणे में होगी और अभी तक इससे पहले तक क्या होता रहा है, ये दिल्ली में होती रही है। ठीक है, तो ये आर्मी परेड पहली बार होगा कि पुणे में आयोजित होगी। ऊपर चलते हैं। अब हरियाणा की आज हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी है। हरियाणा का जो पानीपत है, यहाँ पर मोदी जी लॉन्च करेंगे बीमा सखी योजना। ये लॉन्च होगी, इसके अंतर्गत क्या होगा कि महिलाएं जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि वो घर घर जाकर बीमा करें लोगों का, तो उसमें कुछ उनको इंसेंटिव वगैरह दिया जाएगा। फिलहाल ये पानीपत से लॉन्च होगी। सोनीपत जो है यहाँ पर इंडिया का पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है भारत का, यहाँ कहाँ, सोनीपत में हुआ। अब देखो, पानीपत सोनीपत ऐसे कोई न्यूज़ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो करंट अफेयर्स में, तो ये याद रखना, पानीपत से बीमा सखी योजना, सोनीपत से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। अब जब महिलाएं जाएंगी तो पानीपत, पानी से याद रखना, बार बार डोर टू डोर अगर ये बीमा की सर्विस देने जाएंगी तो फिर पानी की ज़रूरत होगी, तो पानीपत। सोनीपत, तो ये अच्छी बात हो गई है कि ये पहला, सोनी को कुछ सोना से अच्छे से रिलेट कर पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सोनीपत में। फिर गुड़गांव में क्या होगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज। तो गुड़गांव में ट्रेडिशनल वाली कोई चीज़ें लगती नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में हो जाएगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस पर होगी, ट्रेडिशनल नॉलेज पर। ठीक है, फिर चलते हैं। लेह में क्या होगा, लद्दाख के लेह में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनेगा। दूसरा क्या होगा, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। हाई एल्टीट्यूड सबसे ऊंचाई में स्थित पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनेगा, लेह में बनेगा। तो ये जो है ये बनाएगा कौन, इसको मिलकर बनाएंगे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और आदित्य मेहता फाउंडेशन। ठीक है, तो आदित्य मेहता फाउंडेशन और लद्दाख की जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये लोग मिलकर बनाएंगे। हो गया।
अब एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस, 91st जनरल काउंसिल ऑफ NCDC, 13th UNGGIM ग्लोबल जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक की मीटिंग, ICA का ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये सारी चीज़ें हमारी दिल्ली की हो गई। काजीरंगा में क्या हुआ? 12वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हुआ। महिला संवाद कहाँ शुरू किया गया? बिहार में शुरू किया गया। उसके बाद झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में 81 विधानसभा की सीट्स हैं। CM हेमंत सोरेन बने JMM के, और कंपेंडियम ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर यहाँ पर शुरू हुआ। भुवनेश्वर में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ DGs इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस का आयोजन हुआ। ठीक है। देन हैदराबाद में लोक मंथन 2024 कार्यक्रम हुआ। यहाँ की एक कंपनी है टेक मी टू स्पेस, वो इंडिया का पहला AI लैब बनाएगी स्पेस में। 100% EVs में टैक्स एग्जेम्पशन तेलंगाना दे रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 इनिशिएटिव तमिलनाडु का है। देन केरला का क्या है? केरला ने न्यू कैटल इंश्योरेंस स्कीम, 35वीं ट्राई सर्विसेज कमांड की कॉन्फ्रेंस कोची में, और कोची में ही चेन AI सेंटर, ये हो गया। उसके बाद हमारी राष्ट्रपति ने DRC इवेंट में अटेंड किया और वहाँ पर INS विक्रांत में। उसके बाद 2025 में आर्मी परेड कहाँ होगी? पुणे में होगी। ठीक है। फिर पानीपत में बीमा सखी योजना, सोनीपत में इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, गुरुग्राम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज। देन लेह में क्या होगा? इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग सेंटर और दुनिया का पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। ठीक है, तो ये इतनी हो गई हमारी मैप वाली न्यूज़। फिर आते हैं हम श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में एक आयोजित किया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स। तो ये एक आयोजित किया गया। क्वालिटी कंट्रोल से कुछ समझ में आ रहा है? तो भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? भारत की तरफ से किया, ये लिखा हुआ है, भारत की तरफ से किया है RINL, मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने भारत की तरफ से किया और इसने 3 अवार्ड्स जीते हैं बेसिकली। और ये RINL रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को कर रहा था। ज़्यादा ये सब नहीं देखना है, लेकिन क्योंकि हमारा सबसे क्लोजेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम एग्जाम से, इसलिए 2-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लग सकती हैं। ठीक है, तो ये RINL क्या है? इसने 3 गोल्ड अवार्ड जीते जो रिप्रेजेंट करता है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को। और इसकी जो टीम्स थी, क्या क्या नाम थे? आरमोर, तरंगिनी और साधना। तो ये तीनों टीम्स ने 3 गोल्ड अवार्ड जीते हैं। ठीक है, तो आरमोर, तरंगिनी और साधना। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं। अब मोदी जी गए थे 3 देशों की विजिट पे। देखो, हमने मोदी जी की विजिट्स करी थी तो उसमें हमने इनको इंक्लूड नहीं किया था, तो विजिट्स के हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद मोदी जी के मेडल्स का एक हमने किया था, कितने मेडल्स मिले हैं उनको। तो हाईएस्ट जब हम देखेंगे तो कुछ देशों में, ऑलमोस्ट सब देशों ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। हाईएस्ट सिविलियन क्या हो गया? सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार। कुछ देशों ने सर्वोच्च नहीं दिया है, शायद 2nd नंबर का दिया हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न हो गया। ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, सारी रेंजेस हैं कि पहला सबसे सर्वोच्च नागरिक क्या है, उसके बाद क्या है। सिमिलरली दूसरे देशों के भी होते हैं, तो वो चीज़ हमको देखनी है। एक मैं या तो टेलीग्राम पर शेयर करूंगी इमेज, जिसमें आप फिर से उसको एक बार देख लेंगे, किसने कौन सा अवार्ड दिया है, किसने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, किसने नहीं दिया। अदरवाइज मैं एक शॉर्ट सा वीडियो बना दूंगी तो आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल मोदी जी जो गए, तो मोदी जी के जाने का जो सीक्वेंस था, सबसे पहले पास क्या पड़ता है? नाइजीरिया, फिर गए ब्राज़ील, फिर साउथ अमेरिका का ही एक गुयाना, NBG, ये सीक्वेंस था। तो ब्राज़ील गए तो ब्राज़ील ने तो यहाँ पर इनको G20 की समिट अटेंड करनी थी। ठीक है, नाइजीरिया और गुयाना, इन दोनों लोगों ने अपने यहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हैं वो मोदी जी को दिए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, NBG सीक्वेंस है फिलहाल का। 3 देशों की विजिट पे गए नवंबर में। ब्राज़ील में G20 अटेंड किए, यहाँ और यहाँ पर दोनों जगहों पर इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गए। तो ये जो लिखा हुआ है ये NBG सीक्वेंस में नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा रैंडम है, तो इसलिए पहले बता दिया। सबसे पहले हम ब्राज़ील देख रहे हैं। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में 19वीं G20 समिट हुई। पिछली G20 समिट कहाँ हुई थी? भारत में। एक टर्म होता है ट्रोइका। क्या टर्म होता है? टर्म होता है ट्रोइका, जो आप सुन चुके होंगे पिछली बार। यानी कि ट्रोइका मतलब जहाँ पर समिट हो रही है, हो चुकी है और होने वाली है। तो हो चुकी है इंडिया में, अभी हुई कहाँ है? ब्राज़ील में। अगले साल कहाँ होगी? साउथ अफ्रीका में।
तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि 20वीं G20 समिट कहाँ होगी। देखिए कुछ लोग G21 कह रहे हैं इसको, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ गया है, लेकिन जहाँ पर भी आप देखेंगे तो अक्सर G20 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ऑफिशियल जगहों पर G20 लिखा है तो हम G20 ही बोलेंगे, राइट। तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का ट्रोयका है, तो अगले साल साउथ अफ्रीका में होगी। इसमें सदस्य कौन है? 19 देश हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। थीम क्या थी? थीम थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। क्या थी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। 2 बार बोल लो, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अब इसमें हुआ क्या, G20 में बहुत सारे देश आएंगे, सारे 20 देश आएंगे, ठीक है, 19 देश। इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी आया। तो जब ऑस्ट्रेलिया आया तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, वैसे तो बाइलेटरल मीटिंग्स मोदी जी ने 2-3 लोगों के साथ की, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की समिट, ठीक है, जो समिट थी, जो हो रही है, पिछले साल भारत में हुई थी, ये इस साल ये लोग दोनों लोग ब्राज़ील में मिले, तो ब्राज़ील में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हो गई। ठीक है, तो अब हमसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट अगर पूछेगा तो हमको लगेगा या तो इंडिया में होगी या तो ऑस्ट्रेलिया में होगी, ब्राज़ील कैसे आ जाएगा। ये उसी G20 के समय ही साइमल्टेनियसली उन्होंने साइडलाइंस में अपनी समिट कर ली। जो पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट थी वो भारत में हुई थी, ये दूसरी थी, तो ये हमारी G20 के साथ हुई, तो रियो डी जेनेरियो में हो गई। अब ये 2025 में जब तीसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट होगी तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं गुयाना। ठीक है, तो मोदी जी अपनी पूरी ट्रिप में लास्ट में ब्राज़ील के बाद कहाँ गए? एंड में तीसरी जगह थी गुयाना। ये किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा 56 सालों में पहली यात्रा थी गुयाना की। ठीक है, यहाँ पर इनको क्या दिया गया? हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, और ये विश्व के चौथे लीडर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मोदी जी ने क्या अटेंड किया? दूसरी इंडिया कैरीकॉम समिट। ये कैरीकॉम क्या है? कैरीकॉम क्या है? कैरीकॉम बेसिकली ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, करेबियन कम्युनिटी है। कैरीकॉम का फुल फॉर्म करेबियन कम्युनिटी है, जो करेबियन आइलैंड्स है उनका एक गुट है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कुल 21 कंट्रीज हैं, जिसमें 15 जो है वो मेंबर्स हैं और 6 एसोसिएट हैं। ठीक है, तो ये है सीन। और एक इनके साथ भारत का समिट हो चुका है, ये दूसरा समिट था। तो ये दूसरे समिट को मोदी जी ने वहाँ पर इंडिया कैरीकॉम समिट को अटेंड किया और को चेयर किया, मतलब वहाँ पर जो ग्रेनेडा के पीएम थे वो उसको हेड कर रहे थे, साथ में मोदी जी ने उस इंडिया कैरीकॉम समिट को हेड किया। ठीक है, मतलब को चेयर किया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, ग्रेनेडा जो है इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इनके प्रधानमंत्री का नाम है डिकन मिशेल, MITCHELL। ये यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। मैंने क्या कहा है, ये सबसे क्लोजेस्ट महीना है, तो इसमें हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देखेंगे लेकिन कम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट को चेयर किसने की मोदी जी के साथ? ग्रेनेडा के पीएम ने, जिनका नाम क्या है? डिकन मिशेल। ये जो है ये क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 73 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ये गुयाना का देखिए। अब सबसे पहले मोदी जी कहाँ गए थे? नाइजीरिया। नाइजीरिया जब गए तो ये मोदी जी की किसी प्रधानमंत्री की पहली विजिट थी। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको जो दिया गया उसका नाम क्या है? G-CON। अब पूछ लिया जाए G-CON जो मोदी जी को अवार्ड दिया गया है किस देश ने दिया? तो ये नाइजीरिया ने दिया है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया। ये हो गया, हमने ये मोदी जी की हमने विजिट्स देख ली। देन बाकी देखते हैं। अब ये बोस्निया और हर्जेगोविना जो है, इसका और भारत का फोर्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुए, बस पॉइंट याद रख लेना, बोस्निया और हर्जेगोविना के साथ। भारत जो है यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए दोबारा रीइलेक्ट हो गया है 2025 से 26 के टेन्योर के लिए। ठीक है, भूटान एक गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। तो अब गेलेफू तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, भूटान, और उसके बाद माइंडफुलनेस से आपको क्या समझ में आएगा? भूटान की बात हो रही है तो कुछ सस्टेनेबल ही बात की जा रही होगी, जहाँ पर एमिशंस ना हो। ठीक है, इंसान माइंडफुल रहकर चीज़ों पर स्पेंड करे। ठीक है, माइंडफुल तरीके से रिसोर्सेज को खर्चा करे। तो ये यहाँ का प्रोजेक्ट है, इसका नाम ध्यान रख लेना बस। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो हमारी नवंबर में चीज़ हुई वो हुई UNFCCC की COP29। COP29 क्या होता है? COP29 हो गया हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये आयोजित कहाँ हुई? ये हुई हमारी बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुई?
बाकू अजरबैजान में हमारी ये COP29 का आयोजन हुआ। उसके बाद इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल, ठीक है। उसके बाद इसके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है? सबसे पहले तो ये जो UNFCCC है ये क्या होता है? तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये हमारा UNFCCC हो गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी 29वीं मीटिंग कहाँ हुई? बाकू अजरबैजान में। इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल, ये इसका टाइटल था। अब जब कोई भी कॉप होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो उसको सबको मैंने एक साथ करने की कोशिश करी कि अगर कुछ पूछा जाए तो आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकें। एक तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, NCQG की बात की गई है। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? कुल मिलाकर जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जो डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है, उसको तिगुना कर देंगे। अभी तक पिछले साल तक ये 100 बिलियन USD था, ठीक है। उसके बाद अब क्या कहना है? ये कहना है 300 बिलियन USD कर देंगे, ठीक है, US डॉलर्स कर देंगे। तो बस इसमें ये उद्देश्य रखा गया है कि उसको तिगुना कर देंगे। जो क्लाइमेट फाइनेंस दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को, उसको तिगुना करने की बात की गई है। उसके बाद एक क्या पॉइंट आता है? एक पॉइंट आता है डेक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन। और रिड्यूस कहाँ से कर रहे हैं मीथेन को? फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। डेक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें लगभग 30 देश हैं, भारत इसमें नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। US, UK, जर्मनी, UAE जैसे सभी देश इसमें सम्मिलित हैं। इसमें एक ग्लोबल मीथेन प्लेज लेने की भी बात की जा रही है कि 30% हम एमिशन कम कर देंगे 2030 तक, ठीक है। उसके बाद एक नाम और सुनोगे। अब कोई आपसे कहते बाकू डिक्लेरेशन कब आया था? तो जहाँ पर भी जिस मीटिंग का आयोजन होता है उसी के नाम से उस डिक्लेरेशन को निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देन ये बाकू वर्क प्लान एक आया। ये क्या करेगा? ये प्रायोरिटाइज करेगा जो इंडिजिनस नॉलेज है, जो लोगों की जो नॉलेज है, उसको मॉडर्न साइंस से मिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बाकू वर्क प्लान में ये बात की गई। उसके बाद एक बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव लेकर आया गया है फार्मर्स के लिए। और ये जो है ये मिलकर किसके साथ करेंगे? FAO के साथ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ फार्मर्स के लिए ये इनिशिएटिव है। देन उसके बाद क्या है? दो चीज़ें और हैं, देख लेते हैं। 50 कंट्रीज से ज़्यादा ने क्या कहा है? इन्होंने एक एंडोर्स किया है प्रपोजल, क्लाइमेट एक्शन एंड टूरिज्म। तो सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार क्लाइमेट एक्शन एंड टूरिज्म की बात की गई है। साथ में UAE ने क्या कहा है? इसी में UAE ने कहा है कि हम एक ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस जो है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो उसमें UAE ने क्या कहा है? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस जो है वो लॉन्च करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो मोदी जी विजिट पे गए, क्या सीक्वेंस था? NBG, ठीक है। तो सबसे पहले ब्राज़ील देखेंगे हम। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में गए। ट्रोइका आपको पता है साउथ अफ्रीका में अगले साल होगी। अफ्रीकन यूनियन पिछली बार जुड़ गया था। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। ऑस्ट्रेलिया के साथ साइमल्टेनियसली हमारी दूसरी समिट हुई यहीं पर गुआना में। 56 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री गया था। इनको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये चौथे लीडर हैं जिनको मिला है। कैरीकॉम समिट, दूसरी इंडिया कैरीकॉम समिट अटेंड करी, को चेयर किया ग्रेनाडा के PM के साथ, जिनका नाम क्या था? डिकिन मिशेल। 73 में ये कैरीकॉम स्टैब्लिश हुआ। 21 कंट्रीज हैं इसमें। GCON नाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइजीरिया ने दिया है मोदी जी जब विजिट करने गए। उसके बाद इंडिया और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच में चौथा फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन चल रहे हैं। UN पीस बिल्डिंग कमीशन के 2025-26 के लिए इंडिया को रीइलेक्ट कर दिया गया है। गेलेफो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट भूटान का है। UNFCCC की COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित हुई। और इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल, ये इसका टाइटल था, ठीक है। इसके अंतर्गत एक NCQG यानी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ये हुआ। इसमें क्या कहा गया? तिगुना कर देंगे कि हम 300 बिलियन US डॉलर्स कर देंगे जो क्लाइमेट फाइनेंस दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के। उसके बाद मीथेन को रिड्यूस करने के लिए डिक्लेरेशन लाए और ऑर्गेनिक वेस्ट से जो मीथेन प्रोडक्शन होता है उसमें बेसिकली
30 कंट्रीज थी इसमें, इंडिया इसमें नहीं था, यूएस, यूके, जर्मनी, यूएई थे। ग्लोबल मीथेन प्लेज की भी बात की गई जिसमें 30% रिड्यूस करेगा मीथेन का एमिशन, ठीक है, 2030 तक। उसके बाद बाकू वर्क प्लान आया जिसमें लोकल लोगों की नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ा जाएगा। बाकू हारमोनियस क्लाइमेट इनिशिएटिव फार्मर्स के लिए FAO के साथ आएगा। देन क्लाइमेट एक्शन टूरिज्म पे बात हुई इसमें, और यूएई ने क्या कहा, हम ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 की इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई। ये देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज है महाराष्ट्र की, ठीक है, यहाँ पर हुई। फिर एक सेरेक्स है, ये क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, कोची में होती है, कोची में हुई, ठीक है। फिर एक संयुक्त विमोचन 2024, ये इंडियन आर्मी की है, एनुअल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, गुजरात में आयोजित हुई। संयुक्त विमोचन गुजरात में इंडियन आर्मी की है, और ये हर वर्ष होने वाली एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ की एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी कि मानव सहायता और साथ में डिजास्टर रिलीफ क्या हो गया, आपदा में सहयोग के लिए, ठीक है। उसके बाद एक भारत NCX 2024 नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई, ये दो हैं, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये भारत NCX अगर आ जाए तो ध्यान रखना साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको किया। फिर एक केरिस वुमेरू एक्सरसाइज है, ये बेसिकली इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर अगली क्या है, अगली है फोर्थ सी विजिल। फोर्थ सी विजिल जो एक्सरसाइज है ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है ये है कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, और ये कहाँ पर की गई, केरला और लक्षद्वीप के कोस्ट में की गई, चौथी थी। फिर एक थोड़ा सा ये पॉइंट देख लेते हैं, पंतसीर S1, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें मिसाइल और गन दोनों को ही, मिसाइल की भी क्षमता है और गन की भी क्षमता है। ये पंतसीर S1 को कौन मैन्युफैक्चर करेगा मिलकर, भारत और रूस, भारत और रूस मिलकर इसको, इस एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यही एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहले एक्सरसाइज अग्निवीर इंडिया सिंगापुर के बीच में महाराष्ट्र में। सेरेक्स किसके बीच में हुई, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कोची में। संयुक्त विमोचन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए गुजरात में हुई। भारत NCX नेशनल साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। केरिस वुमेरो एक्सरसाइज किसकी है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की। चौथी सी विजिल एक्सरसाइज केरला और लक्षद्वीप के कोस्ट में हुई, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। पंतसीर कौन करेगा, भारत और रशिया करेंगे, मिसाइल और गन दोनों कैपेबिलिटीज हैं। फिर देखिए अब कुछ हम थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे। डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी जो है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुत सारे लोगों का निधन होता रहता है, लेकिन निधन वाले जो क्वेश्चन हैं वो कम आने की संभावना रहती है, ऑबिचुरीज, ठीक है, लेकिन इनका सबसे रिसेंट हुआ है। और कुछ लोगों में मोदी जी करते भी हैं वो ट्वीट, तो इसलिए हमें थोड़ा सा देख लेना है बस। गुलजार जो हैं, इनको कौन सा प्राइज़ मिला है, आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, तो ये देख लेना। उसके बाद एक जो अवार्ड गुलजार को मिला है, इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है वो बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद एक ये पॉइंट है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मनाई जा रही है उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की, नई दिल्ली में, ठीक है। ऐसे ही हैं छोटे छोटे जनरल से पॉइंट्स। फिर जो प्रेसिडेंट है हमारी, उन्होंने रिलीज़ करे हैं 3 पब्लिकेशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। कौन कौन से हैं, एक है जस्टिस फॉर नेशन, एक किया है प्रेजेंस इन इंडिया, एक की है लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स। तो जस्टिस फॉर नेशन, प्रेजेंस इन इंडिया और लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स, ये 3 इन्होंने पब्लिकेशंस रिलीज किए हैं, ठीक है। तो जस्टिस फॉर नेशन क्या है, ये रिफ्लेक्ट करेगा 75 साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो भी काम रहे उन पर नज़र डालेगा, ठीक है। प्रेजेंस की अगर बात करें तो ये जो प्रेजेंट मैनुअल्स हैं, जो भी मेजर्स लाए गए हैं रिफॉर्मेशन के लिए, उनसे संबंधित ये प्रेजेंस इन इंडिया होगी। लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स क्या होगी, ये एक रिपोर्ट होगी जो लीगल एड सेल्स जो भारत में कैसे काम करते हैं उन पर है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 पब्लिकेशंस हैं, इनके नाम हमको पता होने चाहिए। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जस्टिस फॉर नेशन, प्रेजेंस इन इंडिया, लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स, ठीक है। बाकी ये तीनों पॉइंट्स हमने देख लिए। उसके बाद मोदी जी के मन की बात आती रहती है, तो फिलहाल
क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखने वाला हो जाता है कि मोदी जी ने अपने मन की बात में गुआना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको धन्यवाद किया उनके सपोर्ट के लिए, एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको ध्यान रखना है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ गुआना। ठीक है, तो डॉक्टर इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, जिनकी मोदी जी ने तारीफ करी है मन में की बात में। उसके बाद मोदी जी ने एक चीज़ और करी, क्या किया? इन्होंने एड्रेस किया है News9 ग्लोबल समिट को। ठीक है, ये जो समिट है ये भारत और जर्मनी के रिलेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन्होंने ये जो समिट है ये हो कहाँ रही थी? ये हो रही थी स्टुटगार्ट जर्मनी में, लेकिन इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको एड्रेस किया इस समिट को। ठीक है, और साथ में जो 2024 का वर्ष है ये 25वीं एनिवर्सरी इंडो जर्मन पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के पूरे कर रहा है। ठीक है, इसमें 2024 में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो News9 ग्लोबल समिट को एड्रेस मोदी जी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हो कहाँ रही थी? स्टुटगार्ट जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? इंडियन रेलवेज जो है इन्होंने इलेक्ट्रीफाई कर लिया है 97% ऑफ इट्स ब्रॉड गॉज नेटवर्क। ठीक है, तो ये इंडियन रेलवे से संबंधित एक पॉइंट है जिसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? सील ऑफ ऑथेंटिसिटी टू सर्टिफाई जम्मू एंड कश्मीर क्राफ्ट फॉर ग्लोबल मार्केट। तो ये सील ऑफ ऑथेंटिसिटी जो दी गई है जम्मू एंड कश्मीर के क्राफ्ट को, तो ये किसने दी है? ये दी गई है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने क्या किया है? जम्मू कश्मीर का जो क्राफ्ट है वो ग्लोबल मार्केट में और वो कर सकेगा, फल फूल सकेगा, उसका और ज़्यादा प्रचार हो सकेगा, उसके लिए सील ऑफ ऑथेंटिसिटी दे दी है। ठीक है, देन अब हर चीज़ में वन नेशन वन चल रहा है, तो एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की गई है और इसको अप्रूव भी कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो ये नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की बात नहीं हो रही है। कौन से सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है? ये बात हो रही है, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी रिसर्च वर्क्स होंगे, जर्नल्स होंगे, उनकी सब एक ही जगह हो जाएंगे और सब लोग उसको, जो भी चाहेगा उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था? मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को सबसे पहले बात ये कहा था कि अनुसंधान यानी कि रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने की ज़रूरत है हमारे अमृतकाल में। ठीक है, उसके बाद NEP 2020 के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्टैब्लिश किया गया है। क्या स्टैब्लिश किया गया है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत की सरकार के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। इसी के चलते क्या हुआ है? जो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूव कर दिया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। इसके अंतर्गत जो भी कंट्री वाइड एक्सेस किसका मिलेगा? इंटरनेशनल हाई इम्पैक्ट स्कॉलरली रिसर्च और आर्टिकल्स, यानी कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह होंगे रिसर्च से संबंधित, जो भी उसके पब्लिकेशंस होंगे, वो स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्चर्स सब लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे। ये हमारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद एक और आया वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। ठीक है, तो अब ये जीनोम से कुछ साइंस एंड टेक का ही लग रहा है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेटिव काउंसिल के द्वारा वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, NMNF, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब ये क्या अपने आप समझ में आ रहा है? नेचुरल फार्मिंग को ही प्रमोट करने के लिए लाया गया होगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत है। अगले 2 सालों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 15,000 क्लस्टर्स में, ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स में इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? जो भारत के MSMEs हैं, अभी हाल ही में न्यूज़ के हिसाब से 10 करोड़ नई पोजीशंस पिछले 15 महीनों में जनरेट की हैं MSME ने। ठीक है, 10 करोड़ नई पोजीशंस की बात हो रही है। ये उद्यम पोर्टल के डेटा के हिसाब से निकल कर आया है। तो 10 करोड़ 15 महीनों में इन्होंने पोजीशंस जनरेट कर दी। ठीक है, फिर एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है। ये क्या है? ये हाल ही में इसमें 5वीं मीटिंग हुई और ये फेल हो गई, लेकिन कुल मिलाकर बात क्या हो रही थी कि ये प्लास्टिक ट्रीटी पे तो नहीं आ पाए, निष्कर्ष पर नहीं आ पाए, लेकिन एक मीटिंग ये जो हो रही थी UN इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की बुसान साउथ कोरिया में, वहीं पर ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो काफ़ी समय से बात चल रही है, सोच रहे थे इस पर कुछ कंक्लूसिव ला सकेंगे, लेकिन नहीं ला पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2022 में UN एनवायरनमेंट असेंबली जो नैरोबी में हुई थी, इसने वो किया था कि हम ऐसा कुछ लेकर आएंगे और 2024 तक प्लास्टिक का
समापन कर देंगे, 2024 भी समाप्त होने वाला है, ऐसा कुछ ये नहीं कर पाए। अब ये लोग बोले हैं कि अब हम अगले साल जब सेशन होगा 2025 में तब हम कुछ करेंगे। तो आपको यहाँ से लर्न क्या करना है, यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी की जो 5वीं मीटिंग हुई थी ये कहाँ हुई, बुसन, साउथ कोरिया में। ठीक है, अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार 2022 और 23 के लिए 82 लोगों को दिए गए हैं, तो वो हमको नहीं पढ़ने हैं, बस ये याद रख लेना। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अगर पुरस्कार आ जाए किससे संबंधित है, तो ये यंग आर्टिस्ट से संबंधित है। उसके बाद इंडस इंड बैंक जो है ये यूनिसेफ के साथ मिलकर काम करेगा क्लाइमेट एक्शन पर। ठीक है, तो इंडस इंड बैंक का नाम याद रख लेना, ये यूनिसेफ के साथ क्या करेगा, इंडस इंड क्लाइमेट एक्शन पर काम करेगा। देन फिर क्या आता है, अब पूछ लिया जाए विजन, विजन जो एक योजना है लॉन्च की गई है ये किससे संबंधित है, तो अब आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो विजन का फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। विकसित भारत का एक इनिशिएटिव है किसके लिए, फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। इसका मतलब कुछ बच्चों के लिए ही लॉन्च की गई है, स्टूडेंट्स के लिए। तो एम क्या है इसका, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको इसमें इनोवेशन, स्किल्स और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इस विजन योजना के तहत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सबसे हाल ही में जुड़ा जो मेंबर है वो कौन हो जाता है, अर्मीनिया। ठीक है, तो अर्मीनिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस 104th मेंबर बन गया है। ठीक है, तो अर्मीनिया को याद रख लेना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 104वां मेंबर बन गया है। इंडिया के साथ इसके डिफेंस टाइज भी बढ़ रहे हैं, हम जिसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी याद रखना इंडिया का ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो अर्मीनिया ने इसलिए उसको भी ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे इसको याद कर लेना। फिर क्या आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, इसने डेवलप किया है स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैनोपोर जियोमेट्री। ठीक है, तो बस ये स्ट्रॉन्ग इसके द्वारा डेवलप किया गया है, IISc के द्वारा, बेंगलुरु वाले उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फिर आती है एक डिजिटल इनिशिएटिव है सीमलेस ग्राउंड वाटर रेगुलेशन के लिए, ये इसका नाम क्या है, ये है भू नीर पोर्टल। तो भू नीर पोर्टल के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो भी एक ग्राउंड वाटर है इसको रेगुलेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। तो भू नीर पोर्टल अगर पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे किसके लिए, भू नीर से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना कि इसको डेवलप किसने किया है, भू नीर पोर्टल को, तो ये किया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। साथ में किससे मिले हैं, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन दोनों लोगों ने मिलकर भू नीर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। फिर आता है पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बन रहा है, कहाँ बनेगा, दिसंबर 2026 में बनेगा, जो ये कुरेल फॉरेस्ट पड़ता है हमारा लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पर बनेगा देश का पहला नाइट सफारी। कब तक बनेगा, ये बनेगा हमारा 2026 तक। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कुकरेल है बेसिकली, नॉट कुरेल, कुकरेल है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर बनेगा। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद हाल ही में भारत ने क्या किया, भारत ने होस्ट किया है ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिजल्ट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ये ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की रिजल्ट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो हुई है, ये भारत ने इसको होस्ट किया है अपने यहाँ नई दिल्ली में। ये कोलैबोरेट किसके साथ किया है, यानी कि भारत के साथ वाडा यानी कि एंटी डोपिंग एजेंसी ने मिलकर यहाँ पर ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की जो रिजल्ट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग हुई उसको होस्ट किया नई दिल्ली में। बस इतना सा पॉइंट है। उसके बाद 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। ये गोवा में हुए, कौन से नंबर के थे, 55। तो इसमें गोल्डन पिकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म, तो जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है बेस्ट फिल्म का, वो किसको दिया गया, लिथुआनिया की मूवी है टॉक्सिक। ठीक है, तो टॉक्सिक कहाँ की मूवी है, लिथुआनिया की। उसके बाद अभी पूरा पढ़ लें फिर उसको लर्न भी कर लेंगे। फिर सिल्वर पिकॉक जो दिया गया बेस्ट डायरेक्टर के लिए, ये किसको दिया गया, बोगडेन म्यूरेसानू को, इनको दिया गया। इनकी ये रोमानिया के हैं और रोमानिया की इनकी फिल्म थी द न्यू ईयर दैट नेवर केम। ठीक है, तो नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद सिल्वर पिकॉक अवार्ड बेस्ट एक्टर मेल का किसको दिया गया, क्लेमेंट फेबू, ये फ्रेंच फिल्म है होली काउ, उसके एक्टर हैं। ठीक है,
फिर सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल किसको दिया गया, वेस्टा मटुलिटी। उसके बाद ईवा रुपिकेटी, जो भी हैं, तो ये दो लोग हैं और ये भी टॉक्सिक मूवी की हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ज्यूरी अवार्ड देखें तो ल्यूज कॉर्वोशियर को दिया गया, ये फ्रेंच फिल्म होली काऊ का, ठीक है, ये भी उसी के। देन एक ICFT यूनेस्को गांधी मेडल प्राइज दिया गया, गांधी मेडल प्राइज जो दिया गया, ये क्या दिया, इसको दिया गया, क्रॉसिंग को दिया गया। ये दिया गया स्वीडिश डायरेक्टर है लिवान एकिन की मूवी क्रॉसिंग को। तो अब अगर गांधी को भी प्राइज दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ पीस को और ऐसी चीज देश भर में, विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने की कुछ बात कर रही होगी, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की बात कर रही होगी, तो इसी प्रकार की कोई मूवी है इनकी। उसके बाद सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फिलिप नॉइस को, ये ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर, ठीक है। उसके बाद इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया विक्रांत मैसी को, वही 12th फेल वाले हैं, ठीक है। तो अब एक बार इनको देख लें। तो गोल्डन पिकॉक फॉर द फिल्म बेस्ट फिल्म किसको मिला, टॉक्सिक, तो लिथुआनिया थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप का नाम भी लग रहा है, लिथुआनिया टॉक्सिक मूवी के लिए। फिर अब ये देखेंगे सिल्वर पिकॉक वाले देख लेते हैं, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिले, बेस्ट डायरेक्टर मिला बॉगडन को, पूरा नाम मत पढ़ो, बॉगडन, रोमानिया की इनकी फिल्म है बॉगडन की द न्यू ईयर दैट नेवर केम, ठीक है, बॉगडन रोमानिया द न्यू ईयर दैट नेवर केम, ये बेस्ट डायरेक्टर हो गए। फिर एक्टर कौन थे, क्लेमेंट फेवू जो थे ये फ्रेंच थे, ठीक है, फेवू फ्रेंच थे, होली काऊ, ठीक है। बेस्ट एक्टर किसको मिला, एक वेस्टा मेटिलिटी और ईवा, ठीक है। तो ये तो नाम ही ऐसे हैं कि वहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा पहचान जाओगे। वेस्टा और ये ईवा टाइप के जो नाम है ये भी टॉक्सिक के हैं। तो ये जो पहले वाले मिली थी बेस्ट फिल्म, उसी की हीरोइनों को भी मिला है, उसी की हीरोइनें हैं वेस्टा और ईवा, ठीक है। उसके बाद जूरी में किसको मिला है, जूरी में मिला है ल्यूइस को, ठीक है, ये भी फ्रेंच होली काऊ। तो जूरी हमारी सेम हो गई है एक्टर के साथ, होली काऊ, ठीक है। ICFT यूनेस्को गांधी किसको मिला है, क्रॉसिंग। तो गांधी जी की अगर बात माननी है तो एक लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक क्रॉसिंग पिक्चर को मिला है। और ये स्वीडिश डायरेक्टर क्या नाम है, लीवन अकिन, ठीक है। तो जो क्रॉस नहीं कर सकता उसको लीवन, तो लीव से समझ लो, तो उसको फिर लीव नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस करने के लिए लीव करना पड़ेगा, तो लीवन ऐसे समझ लो। सत्यजीत रे का लाइफ टाइम अचीवमेंट कौन सा है, फिलिप नॉइस, तो ये तो आसान नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो सत्यजीत रे की जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये फिलिप नॉइस ऑस्ट्रेलिया के हो गए। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ये तो याद रहेंगे विक्रांत मैसी, ठीक है, इतना हो गया। फिर देखते हैं, देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएट किया है, एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है यूथ एंगेजमेंट के लिए। अभी तक नेशनल यूथ फेस्टिवल्स होते थे, अब क्या कर दिया है, अब कर दिया है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग करवाएंगे 2025 से। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल किससे रिप्लेस हो गए हैं, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। उसके बाद अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ का एक विलेज है जिसका नाम है दूधमरास या दूधमरास, ठीक है, ऐसे कर देख लो, बस्तर में पड़ता है। इसको यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत चुना गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर का दूधमरास, ठीक है, तो एकदम दूधमरास एकदम दूर जाकर इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया है। फिर एक चीज़ और है, तो यूनेस्को के द्वारा लगभग 24 जो विलेजेस हैं ओडिशा के, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को एज सुनामी रेडी। तो यूनेस्को का जो इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन है, इसने सुनामी रेडी के हिसाब से कि सुनामी के लिए रेडी जो विलेजेस हैं उसमें ओडिशा के 24 विलेजेस को चुना है, ठीक है। तो सुनामी के लिए रेडी कौन से हैं, ओडिशा के लगभग 24 विलेजेस को चुना गया है यूनेस्को की इस पहल के तहत। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर के दूधमरास जो है ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चुना गया बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत चुना गया है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीवेंस रेड्रेसल असेसमेंट और इंडेक्स 2023 का लॉन्च किया गया है। ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जो इंडेक्स है इसके 4 डायमेंशंस हैं और इसमें 11 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये लोग
पूछ लेते हैं इंडेक्स से क्वेश्चंस, ठीक है। जब स्टेट्स की होती हैं चीज़ें तब तो हम उनको रट लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रीवेंस रेड्रेसल का है ये मिनिस्ट्रीज से संबंधित है, 2023 का इंडेक्स है, ठीक है, 2023 पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पता चलेगा कि ये जो ग्रीवेंस रेड्रेसल है ये मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या रैंकिंग है इसमें, ठीक है। इससे पहले हम देख लें कि इसमें इनको कैटेगराइज कैसे किया गया है। 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ग्रीवेंसेस जिसमें 10,000 से ज़्यादा हैं, ठीक है, वो ऐसी 28 मिनिस्ट्रीज हैं। जिसमें 2000 से लगभग 9,999 हैं वो 33 हो गई, ठीक है। और जिसमें 2000 से कम है वो 28 है। तो ये नंबर हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ये 3 ग्रुप्स याद रखना। ग्रुप ए में सबसे ज़्यादा हो गए, फिर ग्रुप बी में, और ग्रुप सी में सबसे कम 2000 से कम, और 10,000 से ज़्यादा ग्रुप ए हो गया, ठीक है। चल, तो अब इसमें जो ग्रुप ए बी सी सब में अलग अलग रैंकिंग दी गई है मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को। हम सारी रैंक्स नहीं लर्न करेंगे, साथ में बताऊंगी कौन कौन से लर्न कर सकते हो। ये हमारा बहुत बड़ा सा दिखेगा क्योंकि मैंने पीआईबी का ही पूरा पेस्ट कर दिया है, लेकिन इसमें लर्न क्या करना है ये मैं बताऊंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो ये जो इंडेक्स है इसका पहला जो संस्करण है वो लॉन्च किया गया था 23 में, जून 2023 में लॉन्च किया गया था। वो 2022 के लिए था। ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये 2023 की रिपोर्ट है। हम नीचे वाला नहीं पढ़ेंगे, हम ये टॉप पढ़ेंगे, कंपोजिट जो रैंकिंग्स है, ठीक है। अब ग्रीवेंसेस जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा हैं तो कहाँ पर ज़्यादा होंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स की सबसे ज़्यादा संख्या है, उसी में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, संख्या ज़्यादा है, लोगों में इतनी शिक्षा नहीं है, लोग इतने शिक्षित नहीं है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ग्रीवेंसेस होंगे, रैंक 1, ठीक है। ये है, यहाँ पर मैं लर्न करवाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पर ग्रीवेंस रेड्रेसल के हिसाब से है ये, ठीक है, रैंकिंग। लेकिन ये लर्न जहाँ पर ज़्यादा ग्रीवेंसेस आएंगे वहीं पर रेड्रेसल भी ज़्यादा होगा। फिर पोस्ट भेजे हैं तो वो पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर ये आ गया। फिर तीसरे में आ गया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो पहले एग्रीकल्चर फार्मर्स का डिपार्टमेंट, फिर पोस्ट का, फिर कोऑपरेशन का। ये टॉप 3 हो गए हमारे 10,000 से ज़्यादा ग्रीवेंसेस वाले। फिर 2000 से 9,999, इसमें सबसे पहले कैग आ गया। कैग के बाद डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और उसके बाद नीति आयोग। वैसे हम इसको छोड़ देते, केवल पहले वाले को ही पढ़ते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग भी इंपॉर्टेंट एक संस्था है इसलिए हम फिर से इसके तीनों को याद करेंगे, कैग, लैंड रिसोर्सेज और नीति आयोग, ठीक है। फिर ये जो ग्रुप सी आता है हमारा, ग्रुप सी में 2000 से कम है। इसमें क्या है, इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है वो पहला रैंकिंग है, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन की, फिर फार्मास्यूटिकल्स की। तो 2000 से कम वाले ग्रीवेंसेस में जो सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके हिसाब से देख लो। इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट की लोगों में अभी इतनी साक्षरता नहीं है कि इतना इन्वेस्टमेंट के लिए वो करें। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन थोड़ा सा कंपैरेटिवली पूरे भारत से उतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा हुआ है। फिर आता है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो जब इतना पढ़े नहीं है तो फिर उसमें ग्रीवेंसेस कम है, रेड्रेसल कम है, ठीक है। तो मतलब ग्रीवेंसेस ही कम है 2000 से कम। तो ये एक सीक्वेंस है जो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला जो संस्करण कब आया था, पहला आया था जून 2023 में 2022 के लिए। टॉप क्या हो गए, एग्रीकल्चर, फार्मर्स, फिर पोस्ट, फिर कोऑपरेशन, ग्रुप ए का। ग्रुप बी का क्या हो गया, कैग, लैंड रिसोर्सेज और नीति आयोग, ठीक है। फिर ये ग्रुप सी का क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, नॉर्थ ईस्ट वाला और फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो एक बार अगर ध्यान से सुन लिया है तो ये एग्जाम में टिक हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है। देखिए, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने फिर से एक बार रीअफर्म किया है एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं सबसे पहले 2015-16 में एसबीआई को बताए थे, फिर एचडीएफसी को, फिर आईसीआई को। तो इन्हीं को फिर से रीअफर्म किया है, कंफर्म किया है एक तरह से मान लो। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि ये जो सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें एक ऑल विमेन बटालियन स्थापित होगी, ठीक है। ऑल विमेन बटालियन किसमें स्थापित होगी, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देन आगे क्या आता है, ऑपरेशन द्रोणागिरी। ये ऑपरेशन द्रोणागिरी क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ऑपरेशन द्रोणागिरी का ध्यान रखना है। ये क्या है, जो एक नेशनल जियोस्पैटियल जो हमारी पॉलिसी आई है 2022 की, उसके अंतर्गत इसको ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है।
इसके माध्यम से प्रयास क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से ये प्रयास किया जाएगा कि जो ये जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजीज़ हैं और इनोवेशंस हैं, इनके माध्यम से कैसे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जा सके। अब बात आती है जियोस्पैटियल क्या होता है। टेक्नोलॉजी तो हमको पता है, जियोस्पैटियल शब्द का मतलब क्या होता है। जियोस्पैटियल शब्द का मतलब होता है उस चीज़ से संबंधित जो किसी जो डिनोट करती है किसी डेटा को जो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से संबंधित हो, ठीक है। ये होता है हमारा जियोस्पैटियल। इसकी हिंदी में मतलब होता है भूस्थानिक। भूस्थानिक तो आसान सा शब्द है, समझ जाओगे, ठीक है। उस भू की स्थिति से संबंधित भूस्थानिक हमारा जियोस्पैटियल हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इसको फर्स्ट फेज में किन स्टेट्स में लॉन्च किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में जिन स्टेट्स में लॉन्च किया जाएगा वो कौन कौन सी हैं। एक है हमारा उत्तर प्रदेश, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है हरियाणा, तीसरा है असम, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, फिर आंध्र प्रदेश, ये वाला आंध्र है, आंध्र प्रदेश। पांचवा हो गया हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ। पहला क्या हो गया, यूपी। दूसरा क्या हो गया, पहला यूपी, दूसरा हो गया हमारा हरियाणा, हरियाणा। तीसरा क्या हो गया, असम। चौथा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। पांचवा क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये 5 है जहाँ पर पहले फेज में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत बेसिकली 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड्स, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में जियोस्पैटियल डेटा और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर इसको और सुलभ बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं। एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर की बात हो रही है, तो बस इसको देख लेना, छोटा सा पॉइंट है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि ये शारजाह बुक फेयर ऑर्गेनाइज हुई थी। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि जो हस्तलिखित वो होता है, मेन्यूस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं, उसकी रेप्लिका रखी थी इस एग्जीबिशन में, शारजाह के बुक फेयर में, ठीक है। तो अब ये जो शारजाह है ये है कहाँ, ये बेसिकली यूएई में है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इंडिया और स्वीडन की पार्टनरशिप किस पे हुई, ग्रीन स्टील में। ग्रीन स्टील कौन सा स्टील होगा नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ग्रीन जहाँ पर होगा वहाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो ऐसा स्टील जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा हमारा कुल मिलाकर। उसके बाद एक पॉइंट आता है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो और क्लाइमेट क्लब के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा होगा क्या, ये फास्ट ट्रैक करेगा डीकार्बनाइजेशन ऑफ हैवी एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ का। जो भी इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है वहाँ पर जो ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ एमिट करती हैं, कार्बन एमिशंस होते हैं, तो उसको कार्बन एमिशंस को कम करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बात की गई है, उसके बाद कहा गया है ये जो आइडिया है ये कब आया, इस आइडिया को देख लेते हैं ये कब आया था। देखो, तो ये जो आइडिया है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म का, ये सबसे पहली बार दिसंबर 2023 में 28वां जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर आया था, ठीक है। और डीकार्बनाइजेशन शब्द का मतलब क्या होता है, रिमूवल या फिर रिडक्शन। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एमिट कर रहे हैं उसका रिमूवल या फिर रिडक्शन, वो होता है डीकार्बनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया ने क्या साइन किया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किसके साथ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। जो कौन कौन से देश आते हैं इसमें, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये क्या है, लिechtenstein, या फिर जो भी इसको बोलेंगे पढ़ लीजिएगा। ये मार्च 2024 में किया था। अभी ये नवंबर में न्यूज़ में क्यों है कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं वो गए हैं यहाँ पर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड वगैरह में विजिट करने, उसकी वजह से ये दोबारा न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो ये इसलिए हमको इसको देख लेना है, कौन कौन आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein, ठीक है, ये देश हैं। एक बार हम रिवाइज कर लें ऊपर से जल्दी से। तो ये क्या था, ये पृथ्वेंद्र मुखर्जी हैं जिनका निधन हो गया। गुलजार को आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी, उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की। 3 जो पब्लिकेशन सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ने रिलीज किए हैं, जस्टिस फॉर नेशन, प्रेजेंस इन इंडिया, लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स। मोदी जी ने मन की बात में गुआना के प्रेसिडेंट इरफान अली की तारीफ करी, ठीक है। न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट एड्रेस की मोदी जी ने, जो हुई कहाँ, स्टुटगार्ट जर्मनी में। देन उसके बाद इंडियन रेलवेज ने 97% जो ब्रॉड गेज होता है उस नेटवर्क को
इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। सील ऑफ ऑथेंटिसिटी जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दिए, ठीक है। उसके बाद ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की गई है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी रिसर्च वाली चीज़ें हैं उसका एक्सेस मिलेगा, रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल पब्लिकेशंस जो जर्नल के होते हैं, इन सबकी स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स, सबको उसका एक्सेस मिल सकेगा। वन डे वन जीनोम किसका है? DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग क्या है? इसके माध्यम से बेसिकली नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने की प्रयास की जा रही है। आने वाले 2 वर्षों में 15,000 क्लस्टर्स की में इसको बढ़ाने की बात की गई है। MSMEs ने 10 करोड़ नए पोजीशंस क्रिएट कर दिए 15 महीनों में, उद्यम पोर्टल से पता चला है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो लागू नहीं हो पाई है, इसके लिए एक समिट हो रही थी, यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, बुसान, साउथ कोरिया में। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 82 लोगों को दिया गया है और ये यंग आर्टिस्ट को दिया जाता है। इंडसइंड ने किसके साथ पार्टनर किया है? यूनिसेफ के साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए। उसके बाद ये विजन क्या है? विजन है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, यानी कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, स्किल्स और इनोवेशन, नवाचार से में उनको बढ़ावा दिया जाएगा, नवाचार को उनमें बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अर्मेनिया 104वां सदस्य बन गया है। स्ट्रॉन्ग किसने डेवलप किया है? IISC, स्ट्रॉन्ग का फुल फॉर्म है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैनो पोर जियोमेट्री। उसके बाद ये भू नीर पोर्टल आ गया हमारा। देन क्या आ गया? कुकरेल फॉरेस्ट लखनऊ में क्या बनेगा? भारत की पहली नाइट सफारी, ठीक है। इंडिया ने वाडा के साथ मिलकर क्या किया? ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिजल्ट्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का आयोजन किया हमारे नई दिल्ली में। 55th फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमने कर लिए हैं, दोबारा नहीं रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिएगा। उसके बाद नेशनल यूथ फेस्टिवल को किसने रिप्लेस कर दिया? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग ने। छत्तीसगढ़ बस्तर का धुंधुमास बेस्ट टूरिज्म विलेज। उड़ीसा के कुछ विलेजेस को क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया गया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये भी एक बार देख लीजिएगा, इसको भी मैंने 2 बार रिवाइज करवा दिया था। उसके बाद हम देखेंगे, फिर आता है हमारा RBI ने दोबारा ये SBI, ICICI और HDFC को सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फिर से रीअफर्म किया है। CISF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नई महिला बटालियन बनेगी। देन उसके बाद ऑपरेशन द्रोणागिरी, ये भी बता दिया है मैंने, जो नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी 2022 की है, उसी के अंतर्गत इसको लाया गया है। एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर की बात है। शारजाह बुक फेयर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैन्यूस्क्रिप्ट का रेप्लिका रखा गया। इंडिया स्वीडन ने क्या किया है? ग्रीन स्टील पर पार्टनरशिप। यूनेडो और क्लाइमेट क्लब ने दोनों ने मिलकर ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। बेसिकली जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। टेपा क्या है? ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ भारत ने करा है, साइन किया है, वो फिर से न्यूज़ में आ गया है। उसके बाद नई न्यूज़ आ गई हमारी। अब देखो IMF की ज़रूरत किसको पड़ रही है? हमारे 2 पड़ोसियों को पड़ रही है। एक है श्रीलंका, दूसरा कौन सा पड़ोसी है? जल्दी से बताइए। पाकिस्तान, ठीक है। दोनों की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और इनको इनके पैकेजेस की ज़रूरत पड़ रही है, बस। उससे ज़्यादा कितना पैकेज है ये नहीं पूछेगा, बस ये बता दिया। उसके बाद चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जिसको ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये बेसिकली 2019 में व्लादिवोस्टोक रशिया में इसके बारे में विचार किया गया था। उसके बाद इससे क्या संबंधित पॉइंट है कि ये क्या करेगा? इंडियन पोर्ट जो चेन्नई का है उसको व्लादिवोस्टोक से जोड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट एशिया से जाते हुए ये जोड़ देगा, ठीक है। डिस्टेंस लगभग 10,300 किलोमीटर का होगा। फिर एक ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, 11वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ठीक है, ये वियंतियन लाओस में हुई, ठीक है। तो 11वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस कहाँ हुई? यानी कि ADMM प्लस कहाँ पर आयोजित हुई? वियंतियन लाओस में। तीसरा ग्लोबल फ्रेट समिट, ग्लोबल फ्रेट कहाँ हुआ? दुबई में। फ्रेट क्या होता है? सामान से संबंधित होता है, तो सबसे ज़्यादा दुबई जा रहे हैं, तो वहीं पर ग्लोबल फ्रेट समिट का आयोजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ये न्यूजीलैंड की न्यूज़ अगर आपने फॉलो करी हो तो आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में टेम्प्रेरी हॉल्ट करना पड़ गया था, क्योंकि वहाँ की जो माओरी जनजाति है उसकी जो एक लेजिस्लेटर है, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल के अगेंस्ट, और वो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने लगी थी तो वो काफ़ी वायरल भी हो गया था। इसमें जिन्होंने किया था उनका नाम क्या है?
हाना राहुती मैपी क्लार्क, ये एक एमपी है वहाँ की, ठीक है, माओरी पार्टी की एमपी हैं। तो ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर हुआ था, इनका नाम क्या है जिन्होंने किया। तो जो चीज़ें बहुत चर्चा में होती है तो यूपीपीएससी में पूछ ली जाती हैं। तो ट्रेडिशनल हाका इन्होंने परफॉर्म करा था वहाँ पर, राना राहुती मैपी, हाना राहुती मैपी क्लार्क, एक बार नाम देख लोगे याद रहेगा। उसके बाद इंडिया और जापान ने क्या किया है, इंडिया और जापान ने साइन किया है MOI मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये को डेवलप क्या करेंगे, यूनिकॉर्न यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट को ये को डेवलप करेंगे। तो ये यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। कौन कौन करेगा, भारत और जापान। उसके बाद क्या हुआ, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा था, इसने क्या लॉन्च किया है, एक पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। पेयर का फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। तो अब ये पेयर नहीं समझ में आएगा, लेकिन फुल फॉर्म देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अनुसंधान, जब रिसर्च ही फाउंडेशन है तो अनुसंधान को ही बढ़ावा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है मेट्स। अब ये शॉर्ट फॉर्म से कंफ्यूज कर सकते हैं। मेट्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। ये ऑस्ट्रेलिया लेकर आया है। इसमें है क्या, बेसिकली ये भारतीय लोगों के लिए है, और जो भारत का यंग टैलेंट है उनको अपने यहाँ लुभावने के लिए है कि भाई तुम आओ हमारे यहाँ। तो ये मेट्स स्कीम ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन यंग प्रोफेशनल्स के लिए शुरू करी है। ये ऑफर करेगा इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए 2 सालों के लिए, ठीक है। साथ में ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ और कर दी है, पास कर दिया है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया है इन्होंने 16 साल से कम लोगों बच्चों के लिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने इंपॉर्टेंट और अच्छा काम किया है। उसके बाद एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड, ये एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड साउदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024 में, ये बेसिकली साउदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024 में एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए गए। तो ये जो एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड है ये मिला है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, इसलिए हमें थोड़ा सा देखना है। तो साउदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024 का आयोजित हुआ, इसमें एक एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। ये मिला किसको, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ, ये निवीडिया और सॉफ्ट बैंक ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट AI ड्रिवन 5G टेलीकॉम नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है इसका नाम क्या है, AI RAN, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो फर्स्ट AI ड्रिवन 5G टेलीकॉम नेटवर्क, 5G को AI से जो ड्रिवन है वो लॉन्च किया है। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि डेनमार्क ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है अपना ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। तो ये पॉइंट हो गया हमारे लिए। एक बार दोबारा जल्दी से देख लें, श्रीलंका और पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत पड़ रही है। चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर 2019 में सबसे पहले बात की गई थी, 10,300 किलोमीटर का होगा। व्लादिवोस्टोक रशिया में है, ये आपको पता है। 11वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ये वियंतियन लाओस में हुई। 3rd ग्लोबल फ्रेट कहाँ हुआ समिट, दुबई में। न्यूजीलैंड में उनकी जो वो है MP माओरी पार्टी की हाना राहुती मैपी क्लेक ने हाका ट्रेडिशनल जो है वो परफॉर्म कर दिया था। ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल के अगेन ये आवाज़ उठा रही थी। उसके बाद जापान के साथ यूनिकॉर्न यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना मास्ट जो है इसको भारत डेवलप करेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसने पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। उसके बाद मेट्स प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है भारत के यंग प्रोफेशनल्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने ही अपनी भारत के यंग को बुला रहे हैं और अपने यहाँ यंग की सुरक्षा कर रहे हैं। 16 साल से कम वालों को सोशल मीडिया बैन कर दिए हैं। देन एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड जो सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024 आयोजित हुआ, इसमें GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ये अवार्ड मिला। उसके बाद निवीडिया और सॉफ्ट बैंक ने मिलकर वर्ल्ड का पहला AI ड्रिवन 5G टेलीकॉम लॉन्च किया है। दूसरी AI की न्यूज़ क्या है, डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपना AI सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इतनी न्यूज़ हो गई हमारी, इसका बचा हुआ पार्ट हम बाद में करेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको PDF मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, बस एक बार फिर से सुन लीजिएगा अगर याद ना हुआ हो तो।